नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर एक समय सीमा देना और उसको एक, मैं कहूँ कि थोड़ा कठोर संदेश देकर ये कहना कि क्या आप इन नोटिसेस को विड्रॉ करेंगे या फिर हम इनको क्वैश कर दें। कौन से नोटिस वो हैं, जब आपको याद होगा कि CAA के दौरान 19 दिसंबर सन 2019 का मामला था और 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ था, कानपुर में प्रोटेस्ट हुआ था और बहुत सारी जगहों पर उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट हुआ था CAA कानून के विरुद्ध। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से जो हिंदू 1947 में आ जाने चाहिए थे वो नहीं आ पाए और वो बाद में आए, उनको भारत सरकार ने ये कहा कि हम इनको पूरे अधिकार देंगे जो अधिकार वो 19 में आ गए होते तो होते। हालांकि उस समय भी इस पर हम लोग बहुत सारी चर्चा पहले कर चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों ने ये शो करने की कोशिश की कि ये कानून मुस्लिम विरोधी है, जबकि वो जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आए मुसलमानों को भी इस कानून का लाभ दिया जाए, इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा था। और वो प्रोटेस्ट कुछ विशेष नहीं था, मैं उस पर बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ। वो प्रोटेस्ट केवल इस बात का था कि सरकार झुकेगी क्यों नहीं, हम सरकार को झुका कर रहेंगे। चूँकि कांग्रेस ने वो आंदोलन शुरू करवाया था और समाजवादी पार्टी सहित देश की सभी लगभग बड़ी पार्टियां हिंदुओं के विरुद्ध या मुसलमानों के पक्ष में खड़ी हो गई थीं और उसमें खूब प्रॉपर्टियों को जलाया गया, पुलिस फोर्सेस के ऊपर हमले किए गए थे, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई थीं, सरकारी बसें जलाई गई थीं और बहुत सारी प्राइवेट प्रॉपर्टियां जलाई गई थीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 के इस विषय पर उस समय जिन लोगों ने, जिन उपद्रवियों ने ये आतंक मचाया था और प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की थी, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे किए थे और मुकदमे करके इनको पहचानने के बाद नोटिस जारी किया था कि इन प्रॉपर्टियों का जो नुकसान हुआ है उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग उसमें माफ़ी मांगते घूमे थे कि हम बहकावे में बह गए हैं और हमारे खिलाफ गलत तरीके से ये कानून लगाया गया, हमको गलत तरीके से फंसाया गया, एसेट्रा एसेट्रा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि हम उपद्रवियों को लेकर UAPA कानून के तहत कार्रवाई करेंगे, यानी कि क्रिमिनल कार्रवाई होगी, लेकिन जिसने नुकसान किया है, जिसने पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया है, जिसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया है या जिसने भी किसी भी संपत्ति को क्षरण किया है, रिस्ट की है, वो वसूली भी उससे ही होगी, उसका पेमेंट वही करेगा जिसने उसका नुकसान किया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ये करेगी कैसे? तो करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून पास किया 2021 में और 2021 का जो कानून पास हुआ उस पर प्रश्न खड़े कर दिए गए हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है 19 दिसंबर 2019 को और आप कानून पास करते हैं 2021 को, और 2021 में जब आपने कानून पास किया तब उस समय, जिस समय प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हुई थी, उस समय वो कानून था नहीं, और जब आपने 1.5 वर्ष बाद कानून बनाया तो उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि भूतलक्षी प्रभाव कैसे हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार का अपना मानना था। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा कि भाई हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट, वो जजमेंट मोहम्मद शुजाउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसको पूरा समझने की कोशिश, पहले मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की बात सुनने से पहले हम इसको पूरे कानून को समझने का कोशिश करना चाहिए कि आखिर ये कानून था क्या। देखिए, इंडियन पीनल कोड में रिस्ट्री की व्यवस्था है, रिस्ट्री पर कानून है। सेक्शन 425 यानी कि धारा 425 से लेकर धारा 440 इंडियन पीनल कोड में विभिन्न प्रकार की रिस्ट्री यानी कि विभिन्न प्रकार के मिसचीफ की व्यवस्था सन 1860 में बनाई गई थी और ये उसमें ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रॉपर्टी का नेचर चेंज करता है, किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है, किसी प्रॉपर्टी को ख़राब करता है, उसकी वैल्यू लोअर करता है, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। उसमें सज़ा के प्रावधान 3 महीने से लेकर और 7 वर्ष तक के हैं।
अब ये कानून, एक सार्वजनिक कानून इंडियन पिनल कोड में 1860 से हमारे पास है। ये क्या हुआ कि केंद्र की सरकार ने 1984 में एक और कानून बनाया, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। अब इस एक्ट में मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग ये मानकर चलते हैं कि कहीं पर भी अगर कोई पीनल प्रावधान नहीं है तो इंडियन पीनल कोड में वो व्यवस्था है और भारतीय दंड संहिता के तहत ही हम उसको सजा देते हैं। अब उस पर समय आने पर अगर कठोर कानून की आवश्यकता पड़ती है या फिर उस पर स्पेसिफिक लॉ लाने की ज़रूरत पड़ती है जो एक्सटेंडेड फॉर्म में हो, तो फिर हम कानून पास कर देते हैं। इसी मिसचीफ जो धारा 425 में इंडियन पीनल कोड में दे रखी है, उसी मिसचीफ को सही से केंद्र की सरकार ने उस समय 1984 का मतलब ये है कि केंद्र में ये 16 मार्च 1984 का मामला है, यानी कि ये इंदिरा गांधी की मर्डर के समय का मामला है। तो उस समय जो प्रॉपर्टियां डिस्ट्रॉय की गई, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 पास किया गया। ये उस ईयर का एक्ट नंबर 3 ऑफ 1984 कहा जाता है। इसमें कई तरह के कानून बनाए गए और ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से कोई प्रॉपर्टी डैमेज करता है तो इसमें भी 5 वर्ष तक के अलग अलग समय मामलों में पब्लिक प्रॉपर्टी अगर फायर से आग लगा देता है, कोई एक्सप्लोजिव रख देता है, तो हमने इसमें कहा है कि उसको कम से कम 1 वर्ष की और 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। कुछ दूसरे मामलों में हमने कहा कि 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और इसमें बेल के भी हमने स्पेशल प्रोविज़न रखे थे कि इनमें बेल नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी 7 धाराओं का हमने कानून 1984 में बनाया था। ठीक है, 1984 में कानून बन गया। अब क्या हुआ कि इसको थोड़ा और बढ़ाने के लिए जब हम बात करते हैं तो 2007 में केंद्र की सरकार की अगुवाई पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी का अपना कहना है। अब 1907 में कमेटी बनाई थी और कमेटी में मैं आपको बताऊं उस केस का नाम, जिस केस का हवाला दिया जाता है, उस केस का नाम है डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज इन रेफरेंस ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। ये 2007 का जजमेंट है और 2007 की पिटीशन है, जजमेंट 2009 में आया। इस केस में एक अलग तरह का मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2007 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक कमेटी बनाई। उसमें आज के राजीव धवन सीनियर काउंसिल हुआ करते थे, जो एमिकस क्यूरी थे। इसके अलावा 2 कमेटियां, उन्हीं के आधार पर 2 कमेटियां और बनाई गई थी। एक को हेड किया था उस समय के रिटायर्ड जज के टी थॉमस ने, और दूसरे मेंबर्स इस कमेटी में थे वो के पाराशरन साहब, बहुत सीनियर एडवोकेट थे। सीनियर मेंबर लीगल प्रोफेशन RK राघवन थे। एक्स डायरेक्टर ऑफ CBI GE वहनावती थे। सॉलिसिटर जनरल उसमें थे। लॉ डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हुआ करते थे। ऐसे करके ये कमेटी बनाई और इस दूसरी कमेटी जो बनाई उसमें FS नरीमन हेड करते थे और वो सीनियर लीगल प्रोफेशन में हुआ करते थे नरीमन साहब। एडिटर इन चीफ इंडियन एक्सप्रेस हुआ करते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के, दैनिक जागरण के और NDTV के प्रणय रॉय। ये लोग उस दूसरी कमेटी के मेंबर हुआ करते थे। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनके सेक्रेटरीज हुआ करते थे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के भी एडिशनल सेक्रेटरी हुआ। इनकी कमेटी बनाई और इस कमेटी को ये कहा कि भाई ये जो पब्लिक मिसचीफ है इसको रोकने के लिए कुछ बनना चाहिए, क्या करें। ये दोनों ने अपनी रिपोर्टें दी। इन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए ही, इन रिपोर्टों को ही उस समय की अदालत ने ये कहा था कि ये रिपोर्ट ही गाइडलाइंस होगी। ये कहा गया कि PDPP एक्ट, जो हमने पीछे बात की थी 1984 में, प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन है, उसमें
और इसमें कहा गया था कि भाई मीडिया के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मीडिया के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और ये माना जाना चाहिए कि इस प्रकार की जो वीडियोग्राफीज हमारे पास मिलती हैं, जो डैमेजेस हमको पता लगते हैं, कमेटियां बनाई जाती हैं, वो डैमेज बनाते हैं। और इसी में ये भी कहा गया था कि या तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर जिला जज एटलीस्ट, इनकी अध्यक्षता में जो लोग नुकसान करने वाले लोग हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट मिसचीफ करने वाले लोग हैं, रिस्ट्री करने वाले लोग हैं, इन प्रॉपर्टियों को एज्यूम किया जाए, इन प्रॉपर्टियों का हिसाब इनकी अध्यक्षता में लगाया जाए और फिर उस पर वसूली की जाए। ये इस 2009 में कानून आ गया, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ गई, आर्टिकल 142 की डायरेक्शन होगी। आर्टिकल 142 की डायरेक्शन हम वहाँ पर कहते हैं जहाँ पर कानून एब्सेंट होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हम अपने अदालतों के लिए कानून बना सकते हैं, तो आर्टिकल 142 के तहत वो रेगुलेशन जारी कर देता है, रूल्स जारी कर देता है, और उस रूल्स के अनुसार वो कानून बन जाता है, कानून का रूप ले लेता है। अब 2009 में अब मैंने जैसे कहा कि मिसचीफ का कानून 425 से लेकर 440 इंडियन पिनल कोड है। पीडीपीपी एक्ट 1984 राजीव गांधी ने पास किया था, और फिर 2009 का ये। इसके बाद क्या हुआ कि 2011 में ऑनरेबल हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक और कानून पास कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिराजुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का कानून बनाया, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस सुधीर अग्रवाल हुआ करते थे, जिन्होंने राम मंदिर का जजमेंट किया था। ऑनरेबल जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने यह कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट की जाती है लोगों के द्वारा, अपोजिशन के द्वारा, या जो पार्टियां हैं या जो दल हैं या जो भीड़ है उसके द्वारा कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की जाती है, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको उसका हिसाब लगावे, और उसका हिसाब लगाने के बाद सरकार उनसे वसूले। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि पब्लिक का पैसा ऐसा नहीं है कि कोई भी बर्बाद कर देगा। अगर 10 लोग मिलकर सरकारी संपत्ति डिस्ट्रॉय करते हैं, प्राइवेट संपत्ति डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उन 10 लोगों के द्वारा भरपाई की जानी चाहिए, क्योंकि वो पूरे प्रदेश की प्रॉपर्टी है। 2011 का कानून। अब हम लोग ये अभी तक के कानून हैं जिसमें ये कहा गया, और फिर अब एक्सटेंडेड फॉर्म, जैसा मैंने कहा कि 2021 में 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून बना दिया रिकवरी का, रिकवरी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट एंड प्रॉपर्टी एक्ट। उसके तहत रिकवरी चालू कर दी। ये यहां तक डिस्ट्रक्शन को लेकर कानून है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला फंसा इन चारों चीज़ों को लेकर, वो एक विषम परिस्थिति फंसी है, वो एक अलग सी परिस्थिति है। उस परिस्थिति में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट 2011 उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में कानून बनाया और 2019 में डिस्ट्रक्शन हुआ। तो 2021 के कानून के द्वारा 2019 में जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की गई, 19 में जो उधम मचाया गया, उसकी रिकवरी कैसे हो सकती है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में ये व्यवस्था है, नो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉज, यानी कि जो क्रिमिनल लॉ हैं उनका कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कई एक कानूनों में भी कह चुका है कि किसी भी क्रिमिनल लॉ का भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता। यानी कि कोई क्रिमिनल लॉ आज बनाया गया है तो आज के बाद अगर वो कोई एक्ट किया जाएगा तो उस पर लागू होगा। आज से पहले अगर कोई काम हो चुका है और आज का कानून उस पर फिट बैठता है तो आज का कानून नहीं लगाया जा सकता। जिस समय घटना हुई उस समय जो कानून एग्जिस्टेंस में होगा उसी कानून का इस्तेमाल करते हुए आप सजा दे सकते हैं। यहां 2021 में कानून बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना था कि जो सिराजुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का 2011 का जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, उस जजमेंट के अनुसार ही हमने इस पर कार्रवाई की, क्योंकि उस जजमेंट के अनुसार राज्य सरकार को यह अधिकार बनता है कि कोई अगर पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करता है तो उसकी रिकवरी करे। अब इसमें हुआ क्या था कि इस डायरेक्शन के अनुसार राज्य सरकार ने डीएम को या एडीएम को अथॉराइज कर दिया था कि जो सीसीटीवी कैमरे कहीं लगे हुए हैं, किसी ने वीडियोग्राफी की है, कोई और
एविडेंस हैं, किसी ने फोटोग्राफी की है, इनसे डेटा कलेक्ट किया जाए और इन लोगों को चिन्हित किया जाए। चिन्हित करके जितनी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ है वो एडीएम, एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या वो जिसको ऑथराइज करता है मजिस्ट्रेट को, वो उसका कैलकुलेशन करे और इन लोगों से वसूले। यूएपीए तो लगेगा ही, वो तो कमिश्नर लगाएगा या पुलिस लगाएगी, लेकिन डीएम इसमें हिसाब लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इनका आर्गुमेंट ये था, ये जो केस सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है, इनका आर्गुमेंट ये था कि पहली बात तो ये है कि 2021 के कानून बनाने के बाद 2019 में हुई घटना पर ये लगाया नहीं जा सकता। एक बात उत्तर प्रदेश सरकार का जो आर्गुमेंट था उस पर उन्होंने कहा कि जो सिराजुद्दीन का जजमेंट है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट के डीपीपी जजमेंट का विरोध करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी का। और डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी जजमेंट 2009 में ये कहा गया है, इनका कहना है कि उसमें डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बिठा दिया है या एडीएम को बिठा दिया है। अब डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में फ़र्क समझ लीजिए। डिस्ट्रिक्ट जज जब हम कहते हैं तो जुडिशियल फील्ड के जज की बात करते हैं, यानी कि जिला जज की बात करते हैं जो जुडिशरी के लिए बैठता है, जो क्रिमिनल में जिसको हम सेशन जज कहते हैं और सिविल में जिसको हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। जब हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात करते हैं तब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की, जो राज्य सरकार के मातहत आता है। तो सरकार ने 2011 के जजमेंट के अनुसार, हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार एडीएम या डीएम को बिठाया था, और 2009 के जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का था इन डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्रॉपर्टी रूल्स, उसके अनुसार हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए। इसलिए कॉन्ट्रावेंशन में है। सरकार ने अपना आर्गुमेंट दिया तो उस पर आर्गुमेंट ये आया कि साहब एडीजे या डीजे नहीं हो सकता। उनका कहना यह भी था कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिराजुद्दीन का जजमेंट है, वो जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की 2009 की डायरेक्शन के अनुरूप नहीं है, वो उसके विरोध में जाता है। इसलिए उस डायरेक्शन को के अनुसार भी अगर कार्रवाई की गई है तो वो कार्रवाई ठीक नहीं है, और अगर 2021 के अनुसार की गई है तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो आपने कार्रवाई की है एडीएम के द्वारा या डीएम के द्वारा, ये कार्रवाई 2009 के ऑर्डर का उल्लंघन है, और जो 2011 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है वो भी 2009 के सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का उल्लंघन है। इसलिए ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो आपने की है वो कार्रवाई उचित नहीं है, और इस कार्रवाई में ये पूरे के पूरे लोगों के खिलाफ गलत तरीके से आपने कानून लगाया। हुआ क्या था, सीएए कानून के तहत 274 लोगों को राज्य सरकार ने नोटिस जारी किया था। 236 और जो 274 लोगों को नोटिस जारी किया था उसमें कुछ लोग सामने आए तो 38 केसेस उसमें क्लोज कर दिए गए, ये मानते हुए कि जिन 38 लोगों ने उसमें आकर ये कहा कि साहब हम नहीं थे, आपने गलत तरीके से हमको नोटिस कर दिया, तो उन 38 के केस क्लोज कर दिए। 236 लोगों के खिलाफ फर्दर एक्शन के ऑर्डर हो गए। ये 236 लोग मिलकर कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एक बात और बताइए, जो 2021 का कानून है आपका डिस्ट्रक्शन रिकवरी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, रिकवरी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट एंड प्राइवेट, उसमें कंप्लेनेंट भी आप ही हैं, यानी कि कंप्लेंट भी सरकार ही करती है, यानी कि डीएम करता है, विटनेस भी आपके ही हैं, आपकी पुलिस, आपका एसडीएम एडीएम विटनेस है, और प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील भी आपका है, और प्रॉपर्टी भी आपने ही अटैच की है। तो आप मुझे बता दीजिए कि कानूनन क्या आप ये सारी चीज़ें हो सकते हैं? होता क्या है मैं आपको बताऊं कि कानूनन व्यवस्था ये है कि कंप्लेनेंट कोई प्राइवेट पर्सन होता है, सरकार उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन और विटनेस भी प्राइवेट लोग होते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब सरकार मुकदमा लगाती है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकार उसमें सामने आती है, कोर्ट ऑर्डर करता है, तब प्रॉपर्टी अटैच की जाती है। ये पुराना कानून है जिसके अनुसार ऐसा चलता है। फिर से बताता हूँ, कोई घटना हुई, उस घटना पे कंप्लेंट मैंने की, मैं कंप्लेनेंट हो सकता हूं या पुलिस भी कंप्लेनेंट हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन कोई तीसरी पार्टी करेगी, यानी कि पुलिस में भी अगर
मिस्टर ए ने कंप्लेंट की है तो कोई मिस्टर डी या मिस्टर सी या मिस्टर बी उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, और जो कंप्लेनेंट है वो उस इन्वेस्टिगेशन टीम का पार्ट नहीं होगा, यानी कि अन्वेषण का पार्ट नहीं होगा, और वो विटनेस ढूंढ के लाएगा और विटनेस लाकर मुकदमा फाइल कर देगा, अपनी चार्जशीट लगा देगा। उस चार्जशीट पर उसका अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में जाएगा। कोर्ट से आदेश मिलेगा तो प्रॉपर्टी अटैच की जाती है। 82-83 की जिनको कार्रवाई कहते हैं सीआरपीसी में, प्रॉपर्टी अटैच करना, तो वो कोर्ट के ऑर्डर के बगैर कोई प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती। यहां पर ये कहते हैं कि ये जो कानून आपने बनाया है 2021 का, इसमें कंप्लेनेंट भी एडीएम है, विटनेस भी आपके ही पुलिस वाले हैं, और प्रोसिक्यूटर तो आपका होगा ही होगा, और प्रॉपर्टी भी आपने स्वयं अटैच कर दी, कोर्ट का कोई रोल नहीं कहा। क्या ऐसा कानूनन संभव है? आपके कानून में डिफेक्ट है, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि कानून का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। तीसरा उन्होंने कहा कि एक और 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन आया था, कोडन गुल्लर फिल्म सिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, इन दोनों की रिकमेंडेशन को आपने सही से पालन नहीं किया है, इसलिए ये कार्रवाई जो है इसको यहीं पर क्वैश कर दें। तो वो कहते हैं कि या तो आप स्वयं विड्रॉ कर लें इसको, या फिर हम क्वैश कर देंगे। मुझे लगता है कि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट को एक लिबरल व्यू अपनाना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि वाकई में नुकसान हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये जो जितना भी उन्होंने बताया ये प्रोसीजरल डिफेक्ट हो सकता है, प्रोसीजर में डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि नुकसान करने वाला तो सामने है, और ये भी हकीकत है कि जिसने नुकसान किया है उसको आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। तो कानून कोई भी लगे, जिस कानून के तहत आप ये कर सकते हैं कि इस कानून के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन करिए, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके आप इसमें डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की इन्वेस्टिगेशन बैठा दिए, या स्वयं के डायरेक्शन पर एक ऑब्जर्वेशन बैठा दीजिए, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में इन्वेस्टिगेशन हो, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभियुक्त को यहां छोड़ देना सिर्फ प्रोसीजरल डिफेक्ट के आधार पर, मुझे लगता है ये एक बड़ा लैकुना कानून का होगा। क्यों? क्योंकि हम सही करने के लिए आए हैं, कानूनी प्रोसीजर के डिफेक्ट के आधार पर कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। बाकी कोर्ट है और प्रोसीजरल डिफेक्ट की बात आती है, राज्य सरकार ने ये कहा है कि हम डिसीजन को अभी पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद हम इसको चैलेंज करेंगे। हालांकि तारीख उन्होंने 18 फरवरी तक की दी है, तो थोड़ा सा समय है, और राज्य सरकार इस समय इलेक्शन में है, और इलेक्शन में रहते हुए राज्य सरकार इस पर कितना काम कर पाएगी पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और समय मिलना चाहिए ताकि राज्य सरकार के दोबारा बैठने के बाद इस पर फर्दर क्या कार्रवाई हो और कैसे इन लोगों को क्षमा भी ना किया जाए और प्रोसीजरल डिफेक्ट भी सही कर लिया जाए, प्रोसीजरल मैकेनिज्म भी सही हो जाए और लोगों को छोड़ा भी ना जाए, ताकि भविष्य के लिए ये नज़ीर बन जाए और लोग दोबारा प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने से पहले सोचें। अदरवाइज अगर इनको प्रोसीजरल डिफेक्ट के आधार पर छोड़ दिया गया तो ये संभव है कि इन फ्यूचर इनको ये भय जो है सरकार का या कानून का, वो भय नहीं सताएगा और कहेंगे छूट तो जाते ही हैं, इसलिए आंदोलन किया जा सकता है और प्रॉपर्टियां तोड़ी भी जा सकती हैं। मुझे लगता है कि इस पर पुनः विचार के लिए समय उत्तर प्रदेश सरकार को मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।